आज की कक्षा में हम आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन, ये आपदा प्रबंधन सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। बोर्ड के परीक्षा में लगभग 15 से 20 नंबर के प्रश्न इसमें से निश्चित होता है। तो अधिकांश विद्यार्थी आपदा प्रबंधन को इजी समझकर पढ़ना नहीं चाहते हैं कि चलो ये आसान विषय है, इसे अपने भाषा में लिख देंगे। तो अपने भाषा में लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसे जानना अति आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको आपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए तो हम समझते हैं कि आपदा प्रबंधन, आपदा का अर्थ क्या होता है, आपदा है क्या। तो आपदा जान जाइए, आपदा प्राकृतिक या मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना है। ठीक है, जिससे जन धन की हानि होती है, इसे ही आपदा कहते हैं। और प्रबंधन क्या है, उससे बचाने का उपाय, देख रेख इत्यादि को हम प्रबंधन कहते हैं। तो इन प्राकृतिक या मानव घटनाओं से हम कैसे बचें, बचने का क्या क्या उपाय करें, इसी को तो हम प्राकृतिक क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, इससे संबंधित वीवीआई प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आइए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, नहीं है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रकृति के द्वारा होने वाली घटनाएं नहीं है। कौन है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। तो देखिए, सुनामी तो प्रकृति के द्वारा होती है, बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा होती है, भूकंप भी प्रकृति के द्वारा होती है, लेकिन ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक देन नहीं है, ये तो मानव देन है। आतंकवादी ऊपर से ईश्वर नहीं भेजता है कि जाओ पृथ्वी पर मनुष्य हैं, बहुत पाप बढ़ गया है, उसे ब्लास्ट करके चले आओ। क्या ईश्वर भेजते हैं? जी नहीं, ये स्वयं मनुष्य के द्वारा रचित ये घटनाएं हैं, आतंकवाद। इसलिए ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। कौन, किस घटना को मानव ने स्वयं सृजन किया है। अब देखिए यहाँ सांप्रदायिक दंगा, यस, ये मानव के द्वारा किया गया है। आतंकवाद, ये भी मानवीय है। महामारी, ये भी मानवीय है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी क्या है? सुनामी समझते हैं कि समुद्रों में आने वाली एक तूफान है जिसके द्वारा तटीय क्षेत्र से कुछ दूर तक के लोग प्रभावित होते हैं। प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, कि समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुनामी कहाँ होता है? तो समुद्र में होता है। तो समुद्र में जब भूकंप होगा तभी ना वहाँ की लहर तेज हो जाएगा। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। कौन आपदा है जो अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लेता है। वो कौन है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी और बाढ़। ये 4 ऑप्शन में से सही क्या है? तो सही है ओजोन परत का क्षरण। भूकंप होगा कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो जाता है, ज्वालामुखी घटनाएं भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित होता है, बाढ़ भी एक आध दुका कहीं आया कहीं नहीं भी आया। लेकिन ओजोन परत का जब क्षरण होगा तो इससे अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होगा। ठीक है, सही ऑप्शन बी मारिएगा। 5वें प्रश्न पर आते हैं कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपदा प्रबंधन, आपदा इन प्राकृतिक या मानवीय दुष्परिणामों से बचाने का क्या उपाय हो सकता है। तो भूकंप को रोक देना,
सुनामी उत्पन्न होने नहीं देना। देखिए, या प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो भूकंप रोक देना, ये भी नहीं है। सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ये भी संभव नहीं है। और प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना, उपाय तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उपाय करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा प्रश्न पर बढ़ते हैं कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कौन आपदा है जिससे बहुत कम विनाश होती है? वो क्या है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो देखिए, सुनामी से बहुत ज़्यादा विनाश होता है, बाढ़ से भी ज़्यादा होता है, सूखा से भी ज़्यादा। लेकिन भूस्खलन जो है कुछ सीमित क्षेत्र पर होता है, जिससे कम ही विनाश होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होती है? देखिए, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर। तो इसको याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत वीवीआई। अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में विशाल चक्रवात उत्पन्न होती है, जो अत्यंत भयानक होती है। किस माह में? तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आइए 8वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ से बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना है, तो कौन उपाय ज़्यादा उचित होगा? तो नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियाँ बसाना। सारे ठीक हैं, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक हैं कि नदी के दोनों तटबंधों पर कौन सी का निर्माण करना? दोनों साइड में तटबंध, विशालकाय बांध होना चाहिए, ठीक है। बांध होने से क्या होगा कि नदी का पानी उछलकर बाहर नहीं आ पाएगा। तो बाढ़ आने के पहले इस सब प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? देखिए, एकदम सूखा, जहाँ 9 के बराबर पानी हो, बारिश भी न हो, उसी को ना सूखा क्षेत्र कहते हैं। तो कौन जगह है कि यहाँ? देखिए ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सारे सूखे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 10 है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वही ना भूस्खलन का अधिक ज़्यादा खतरा होता है। तो देखिए यहाँ कौन कौन पहाड़ी क्षेत्र है। कश्मीर, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पहाड़, ज़्यादा नहीं, अधिकांश यहाँ समतल क्षेत्र भी हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर और उत्तराखंड। ये पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ हमेशा भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि सुनामी क्या है? सुनामी है क्या? इसके चर्चा में पहले भी किया हूँ, लेकिन फिर भी ऑप्शन पर देखते हैं। एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी या विनाशकारी समुद्र की लहर। तो देखिए आगे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कि मैंने बताया ना कि समुद्र में भूकंप के वजह से, समुद्र में जब भूकंप उत्पन्न होती है तो सुनामी उत्पन्न होती है, जिससे एक विनाशकारी लहर का उत्पत्ति होता है। इसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी या अरबी? तो याद रखिएगा सुनामी, सुनामी जापानी भाषा है, ठीक है, ये जापानीज भाषा है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा समझते हैं ना,
कि वैसी आपदाएं जो मनुष्यों के वजह से होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो उस प्रभाव को कम करने का एक कारगर उपाय आपको खोजना है। तो देखिए, आपदा रोधी भवन का निर्माण, जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना या भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो इसमें सबसे आवश्यक है कि सामुदायिक जागरूकता, लोगों को प्रेरित करें, आपदा प्रबंधन के उपायों को बतावें, आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय सबसे बेहतर है कि लोगों को जागरूक करें। ठीक है, लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करें, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो देखिए, वायुमंडलीय आपदा, जलीय, प्राकृतिक या महामारी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि भूकंप न मानवीय है, न वायुमंडलीय, न जलीय, न महामारी। ये क्या है? तो ये प्राकृतिक है। 15 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? महाराष्ट्र में भूकंप क्यों आता है? तो महाराष्ट्र का मुख्य कारण है, देखिए यहाँ ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, अधिक रेल परिचालन, जी नहीं, वृक्षारोपण आंदोलन, ये भी गलत, शहरीकरण, ये भी गलत, कोयना बांध का निर्माण, ये आपका सही जवाब है। कोयना बांध के निर्माण के कारण ही वहाँ मुख्य रूप से भूकंप आती है। ऑप्शन डी सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप कितना हुआ, आखिर इसका पता चलना चाहिए ना कि भूकंप हम किस यंत्र से मापें। तो देखिए ऑप्शन, सिस्मोग्राफ, फोकस, रिक्टर स्केल या सुनामी। इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ठीक है, इसी के द्वारा हम भूकंप का मापन करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है? अपर्दन का अर्थ समझते होंगे आप लोग, मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। तो देखिए, अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति, इनमें कोई नहीं। तो ये अपर्दन और निम्नीकरण तीव्र गति से भी नहीं होती है, मध्यम गति से भी नहीं होती है, ये कैसी होती है? तो ये धीमी गति से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में भूकंप आया था। बिहार में भूकंप आया था। ठीक है, अब यहाँ कर सकते कब आया था, वहाँ डाल दीजिए बिहार में भूकंप कब आया था। तो ऑप्शन है 1934, 1904, 2008 और 1997। तो देखिए, भूकंप तो हमेशा हल्का फुल्का आते ही रहता है, तो इन भूकंपों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। अहमियत किस भूकंप को दिया जाता है? जिसमें सबसे अधिक जान माल की हानि हुई हो, जान माल की क्षति हुई हो, उसी भूकंप को ज़्यादा याद किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, भूकंप बिहार का कौन सा भूकंप सबसे अधिक जनधन का हानि किया था? तो 1934 वाला भूकंप। कब आया था? 1934 में, जिसमें बिहार लगभग तबाह हो चुका था। ठीक है, याद रखेंगे उसको। 19 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? अब देखिए, यहाँ भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की घटना थी? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या इनमें से कोई नहीं। ये तो भोपाल गैस जनित गैसों का रिसाव हुआ था, ये तो प्राकृतिक हो नहीं सकता है, वायुमंडलीय भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात मानव जनित। इसका सृजनकर्ता कौन थे? मनुष्य ही थे, इसलिए ये घटना मानव जनित हुई। 20 नंबर प्रश्न है, भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? कि प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो भूस्खलन मानव तो हो नहीं सकता है, मानव जाकर पहाड़ों पर मिट्टी को तोड़ तोड़ कर गिराएगा? जी नहीं, ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें बड़े बड़े चट्टान पत्थर पहाड़ियों से खिसक कर निचले स्तर तक आते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में
कौन मानव जनित आपदा नहीं है? फिर देखिए, है और नहीं, इसमें बिना विभेद किए हुए बच्चे अधिकांश ये ऑप्शन देखकर और सही चिन्ह लगा देते हैं। ये जरूर देखिए, कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो आतंकवाद ये मानव के द्वारा होता है, रेल दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा होती है, सुनामी ये मानव जनित नहीं है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित है। अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ आती क्यों है? अब देखिए यहाँ जल की अधिकता, क्या जल अधिक हो जाएगा तो नदी में बाढ़ आ जाएगा? नदी की तलों में अवसाद का जमना या वर्षा का न होना या इनमें कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि सही इसका जवाब हो जाएगा नदी की तलों में अवसाद का जमना। दूर दूर से दहाकर लाई गई मिट्टियाँ, बालू ये सब कहाँ जमा हो जाते हैं? नदी के निचले स्तर पर जो नदी होता है ना, उसका तल है निचला तल, उसमें अधिकांश मिट्टी बालू आकर जमा हो जाता है। जब मिट्टी बालू वहाँ जमा हो जाएगा तो पानी का स्तर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर नहीं जाएगा, और धीरे धीरे पानी ऊपर निकलने लगता है। और अंततः होता क्या है कि बांध को भी तोड़ने की नौबत आ जाती है। वो नदी का पानी बांध तोड़कर भी और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, इसी ने बाढ़ कहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? नदी की तलों में अवसाद का जम जाना। ठीक है। ये 22 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर से इन्हीं 22 प्रश्नों में से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और याद रखेंगे कि इन ऑब्जेक्टिवों के तुरंत बाद अगला ही वीडियो मेरा इसी चैप्टर के क्या कहते हैं उसको, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। जैसे आपने अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा किया, तो सब्जेक्टिव का भी मैं एकदम बेहतरीन संग्रह किया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। मैं ठीक इसके अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक ये 22 ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट रखिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। निश्चित रूप से कल ही वो वीडियो अपलोड होगा और सारे के सारे प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा और निश्चित रूप से चैप्टर 1 आपका कंप्लीट। ओके, चलिए, थैंक यू। अगले प्रश्न का इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय।